हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक फार्माकोविजिलेंस। क्योंकि हमने हॉस्पिटल फार्मेसी में बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं इससे पहले। इनकी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो भी आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, कंप्यूटर की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ठीक है। और हमने क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट भी पढ़ ली। क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट क्या होते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी का इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्लिनिकल फार्मेसी का पूरा चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट किया है। अब इसके बाद में क्या है, आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है एक फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस वैसे तो एक फार्मेसी की एक ब्रांच है, फार्मेसी में एक अलग से एक ब्रांच है पूरी, और एक सब्जेक्ट भी होता है फार्माकोविजिलेंस, और एक अलग से कहीं किसी भी एरिया में जाएंगे तो एक अलग से एक डिपार्टमेंट होता है फार्माकोविजिलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो हमें फार्माकोविजिलेंस भी पता होना चाहिए। तो फार्माकोविजिलेंस में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, इसमें होता क्या है, फार्माकोविजिलेंस एक्चुअल में होता क्या है। तो फार्माकोविजिलेंस दो वर्ड से बना होता है, फार्माकोन एंड विजिलेयर। ठीक है। अगर हम फार्माकोविजिलेंस को ब्रेक करें, अगर दो इसमें स्प्लिट करें, इसको ग्रीक में अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करें हम, तो फार्माकोन और विजिलेंस होता है। फार्माकोन मीन्स हमेशा यहाँ भी आपका वर्ड आ गया, फार्मा वर्ड आ गया, फार्माकोन वर्ड आ गया, मीन्स क्या होता है, आपका ड्रग होता है, ड्रग। ठीक है। विजिलियर मीन्स होता है विजिलेंस करना। विजिलेंस करना मतलब क्या होता है, वॉचिंग करना, वॉचिंग। ठीक है। तो इसका मतलब इसमें फार्माकोविजिलेंस जो ब्रांच है आपकी, जो ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस है, इसमें क्या होता है कि जो ड्रग है आपके उसको कंप्लीटली कंटिन्यूसली क्या करना है, वॉचिंग करना है। अब वॉचिंग किस तरह से करना है इसमें, कि उसकी जो वॉचिंग में क्या है आपका, एक्चुअल में उसका क्या होता है, मेनली क्या होता है कि उसका एक तो इफेक्ट देखना होता है, जो उसका मेन इफेक्ट होता है कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या आ रहा है इसका, और दूसरा होता है कि इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं है, कोई इसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं हो रही है। तो फार्माकोविजिलेंस में हम मेनली क्या पढ़ते हैं, इसमें एडीआर के बारे में। एडीआर होता है आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है। तो ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। फार्माकोविजिलेंस क्या, आपकी पूरी एक ब्रांच होती है, सब्जेक्ट भी होता है अलग से। एक क्या हो गया, इसमें एक सब्जेक्ट बना दिया गया है अलग से। एक अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया बारे में जाएंगे, हम अगर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाएंगे, तो फार्माकोविजिलेंस की भी एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है जॉब के लिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो ड्रग है उसको कंप्लीटली वॉचिंग किया जाता है, और इसमें स्पेशली क्या देखा जाता है, इसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इफेक्ट तो दे रहा है, लेकिन वो साथ में एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या कर रही हैं ड्रग, तो उसका कंप्लीटली जो इवैल्यूएशन होता है, जो उसकी पूरी वॉचिंग होती है, वो आपका इस ब्रांच में। ठीक है। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू WHO ने एक डेफिनेशन दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फार्माकोविजिलेंस के लिए एक डेफिनेशन बनाई है। वो क्या होती है आपकी, इट इज़ द साइंस एंड एक्टिविटीज़ कंसर्न्ड विद द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ ADR2 मेडिसिन्स। ठीक है। ये क्या होता है, ये एक साइंस है जो आपका फार्माकोविजिलेंस है, साइंस है, या इसको हम कंबाइंडली क्या बोल सकते हैं, ये एक्टिविटीज़ हैं। फार्माकोविजिलेंस क्या है, एक तरह की एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है कि डिटेक्शन होता है, डिटेक्ट किया जाता है, पता लगा। डिटेक्शन मीन्स क्या होता है, पता लगाया जाता है कि कुछ जो भी एक्टिविटी पता लगानी हमें, वो ड्रग में पता लगाई जाती है। देन उसका असेसमेंट किया जाता है, असेस किया जाता है उसमें कि किस तरह से हो रही है वो। देन अंडरस्टैंडिंग, उसको समझा जाता है कि वो किस तरह से हो रही है। एंड प्रिवेंशन, फिर उससे बचाव किया जाता है किसका, ADR2 मेडिसिन। ADR क्या होता है आपका, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जो भी मेडिसिन हम ले रहे हैं, जो भी ड्रग ले रहे हैं, उसके साथ में क्या क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो रही है, उनका हम क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और उसको फिर प्रिवेंशन करते हैं। हम एक बार पता लगा लेते हैं कि ये आपकी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होने वाली है इसमें, उसको असेसमेंट कर लेते हैं, तो उसका हम प्रिवेंशन भी ढूंढ सकते हैं कि उसको किस तरह से प्रिवेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, फार्माकोविजिलेंस के अंदर आती है। और ये जो डेफिनेशन दी है आपकी, किसने दी है, ये WHO के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है। अब इसका अल्टीमेट गोल या फिर एम, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो अलग से ब्रांच बनाई गई है आपकी, फार्माकोविजिलेंस की एक ब्रांच अलग से बनाई गई है, सब्जेक्ट अलग से बनाया गया है, अलग से इसका डिपार्टमेंट भी होता है। तो ऐसा क्यों करना पड़ा हमें, क्या इसके पीछे क्या एम है और क्या गोल है इसका, या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो क्या होता है इसका एम, इट डिक्रीजेज द ड्रग related harm to patient। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये क्यों बना रहे हैं कि ये क्या करता है, डिक्रीजेज द ड्रग रिलेटेड हार्म टू पेशेंट। जो भी पेशेंट्स होते हैं उनसे, उनको अगर ड्रग्स रिलेटेड कोई हार्म हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको डिक्रीज करने के लिए, भाई ये तो होता ही है, भाई ये मेडिसिन या ड्रग जो भी पेशेंट ले रहा है, कहीं ना कहीं उसको साइड इफेक्ट आता है उसको, और कहीं ना कहीं उसको हार्म भी होता है, नुकसान भी होता है। फ़ायदे के साथ में क्या होता है, नुकसान भी होता है। तो उस नुकसान को प्रिवेंट करने के लिए या फिर उस नुकसान को कम करने के लिए ये ब्रांच पूरी बनाई गई है। ठीक है। तो इसका एम ऑब्जेक्टिव हो गया।
नाउ इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ ये फार्माकोविजिलेंस क्या है, एक्टिविटी एक तरह की, तो इसमें क्या क्या इसमें किया जाता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ से फर्दर की जाती है। पहला इसमें फर्स्ट एक्टिविटी है इसमें पोस्ट मार्केटिंग स्टडी। पोस्ट मार्केटिंग स्टडी मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम जो ड्रग बनाते हैं, पहले हम उसका डिस्कवरी करते हैं, न्यू ड्रग डिस्कवरी करते हैं, उसके बाद में हम इसकी प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल स्टडी करते हैं। क्लिनिकल स्टडी करने के बाद में ये जो ड्रग है आपकी ये मार्केट में उतारी जाती है, मार्केट में लाई जाती है। अब क्या है पोस्ट मार्केटिंग स्टडी, जो मेन हमें पता लगाना है एडवर्स ड्रग इफेक्ट का, वो कैसे पता लगेगा हमें, जब मार्केट में आ जाएगी वो ड्रग, तो मार्केट में आने के बाद में क्या होता है इसमें पोस्ट मार्केटिंग स्टडी की जाती है। वो किस तरह से की जाती है कि इसमें रिपोर्ट ली जाती है बाय द डॉक्टर्स और अदर हेल्थ केयर वर्कर्स। जो आपके डॉक्टर्स होते हैं और अदर हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनसे क्या है पूरी रिपोर्ट, उस जो ड्रग आपकी मार्केट में आई है उससे पूरी रिपोर्ट ली जाती है, फिर उससे असेसमेंट करते हैं कि क्या एक्चुअल में साइड इफेक्ट हुआ है। तो उसके लिए पूरा एक फॉर्मेट होता है, किस तरह से ली जाती है वो, तो एक फॉर्मेट दिया जाता है उनको। तो उस फॉर्मेट में क्या क्या होता है, आपका ड्रग का नाम होता है, इसमें जो भी फॉर्मेट दिया जाता है, एक फॉर्मेट दिया जाता है। उस फॉर्मेट को जो डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो मेडिकल अदर हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, उनके द्वारा एक फॉर्मेट भरवाया जाता है। वो किस तरह से होता है कि जो भी ड्रग का नाम है उसका ड्रग का नाम आएगा, जो भी ड्रग मार्केट में आई है इसमें, देन वो ड्रग किससे मैन्युफैक्चर्ड हुई है, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुई है, कहाँ से उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उसका बैच नंबर, उसका लॉट नंबर, देन उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, और डोज कितना उसका यूज़ किया गया है, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से उस ड्रग को दिया गया है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मीन्स उसको कितनी बार दिन में कितनी बार कितने टाइम उसको लिया गया है, और रीज़न फॉर प्रेस्क्राइबिंग, उस ड्रग को ही क्यों प्रेस्क्राइब किया जा रहा है। तो इस तरह का एक फॉर्मेट भरवा लिया जाता है, फिर उससे असेसमेंट किया जाता है। ये तो हो गया आपका पोस्ट मार्केटिंग स्टडी। दूसरा आपकी इसमें एक्टिविटी होती है प्रिस्क्रिप्शन इवेंट मॉनिटरिंग। तो इसमें क्या होता है, आपका जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, प्रिस्क्रिप्शन का जो पूरा इवेंट होता है कि किस तरह से कौन सा आपका पेशेंट आया है, क्या डिजीज़ लेकर आया है, क्या डायग्नोज लेकर आया है, और उसको किस तरह की प्रिस्क्रिप्शन दी जा रही है, तो ये वहाँ पर इसकी मॉनिटरिंग की है, प्रिस्क्रिप्शन की मॉनिटरिंग की जाती है सेकेंड में। नेक्स्ट है इसका कंप्यूटराइज्ड मेडिकल रिकॉर्ड लिंकेज। इसमें क्या होता है आपका कंप्यूटराइज्ड मेडिकल रिकॉर्ड लिंकेज में क्या होगा कि एक कंप्यूटराइज्ड मेडिकल रिकॉर्ड बनाया जाएगा उस पर्टिकुलर पेशेंट का, फिर उस रिकॉर्ड को जो भी नई ड्रग जो भी इसको दी जा रही है उससे फिर उसको क्या किया जाएगा, उसको जो मार्केट में आ रही ड्रग उससे उसको लिंक किया जाएगा कि पहले वाली ड्रग से क्या इश्यूज़ थे, दूसरी वाली जो नई आई उससे क्या इश्यूज़ हो रहे हैं, क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं उसमें। देन नेक्स्ट है उसके बाद में डिसएमिनेशन ऑफ एडीआर डाटा थ्रू। क्या होता है, जो भी आपका एडवर्स रिएक्शन हो रही है उसके डाटा का क्या होता है, डिसएमिनेशन होता है। किसके थ्रू होता है, ड्रग अलर्ट के थ्रू। मेडिकल लेटर्स होते हैं, ड्रग अलर्ट दिया जाता है उसमें कि ये पहले ही अलर्ट दिया जाता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। देन मेडिकल लेटर्स होते हैं, एडवाइजरी कुछ होती हैं आपकी जो कि फिजिशियन को भेजी जाती है, किसके द्वारा, रेगुलेटरी अफेयर्स के द्वारा फिजिशियन को ये एडवाइजरी दी जाती है। उसके थ्रू क्या करते हैं, जो आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन उसका डिसएमिनेशन करते हैं। देन आपका नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और है, फिफ्थ चेंजिंग इन द लेबलिंग ऑफ मेडिसिन। जो मेडिसिन है उनकी लेबलिंग में चेंज करना, क्या देना उनको, वार्निंग या कोई प्रिकॉशंस हो तो उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए वो आपको वार्निंग और प्रिकॉशंस उसमें डालना है। देन उसके बाद में क्या होता है आपका, ये एक्टिविटीज़ होगी, उसके बाद में हम कैजुअलिटी असेसमेंट करते हैं। ये तो हम कभी एक्टिविटीज़ फॉलो करेंगे फार्माकोविजिलेंस के लिए। देन अब कैजुअलिटी का असेसमेंट का, सपोज़ किसी ड्रग के लेने के बाद में या कुछ बीच में कुछ ऐसी कैजुअलिटी आ गई है कि कुछ डेथ रेट ज़्यादा हो रही है, तो उनका असेसमेंट करते हैं। तो किस तरह से करेंगे उनका असेसमेंट, अगर कोई सपोज कोई कैजुअलिटी हो गई, कोई डेथ हो गई है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, असेसमेंट करना पड़ेगा। किस तरह से, तो पहला इसमें रिलेशनशिप विद टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या करेंगे इसमें कि जो भी ड्रग का जो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, किस किस टाइम पे उसने ड्रग ली है, उसमें क्या करेंगे, आपस में रिलेशनशिप देखेंगे। देन उसके बाद में प्रीवियस नॉलेज अबाउट द ड्रग, उस ड्रग की प्रीवियस नॉलेज भी निकालेंगे कि इसमें क्या क्या ऑलरेडी उसने पहले क्या क्या उसने इफेक्ट शो किए हैं। देन डी चैलेंज मीन्स क्या होता है, उस ड्रग को कंप्लीटली स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद देखेंगे कि उसमें क्या चेंज आ रहा है, कि एक्चुअल में जो उसको प्रॉब्लम हो रही है, जो हमारी प्रॉब्लम है कैजुअलिटी की, वो डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। देन उसके हम क्या करेंगे, री चैलेंज, उसको दोबारा से हम उसकी कुछ डोज उसको देकर देखेंगे, दोबारा से हम इसको चालू करके देखेंगे ड्रग को कि अब क्या इसमें इफेक्ट आ रहा है, कि ऐसा तो नहीं कि इस ड्रग की वजह से या फिर किसी और रीज़न की वजह से ये आपका कैजुअलिटी हो रहा हो। तो इस तरह से हम कैजुअलिटी असेसमेंट करते हैं। अब रिजल्ट किस बेस पे निकालेंगे, डेफिनेट मीन्स डेफिनेटली अगर वो है, मतलब ये है कि वो पूरी तरह से प्रूव होना चाहिए कि ये एक्चुअल में यही रीज़न है। प्रोबेबली मीन्स लाइकली टू कॉज इवेंट, वो कर सकता है, लाइकली टू की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है उसके थ्रू ये प्रॉब्लम हुई हो। पॉसिबल ड्रग टू अदर कॉज, पॉसिबल मतलब ये है कि वो ड्रग अदर कॉज भी कर सकती है।
डाउटफुल मीन्स है कि अनलाइकली टू कॉज, ये इसमें अभी डाउट है कि हो सकता है कि उस ड्रग से ये नहीं हुआ हो, ठीक है। तो इस तरह से रिजल्ट का इसमें भी असेसमेंट करेंगे। देन लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री, ये जो फार्माकोविजिलेंस जो है आपका, इसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, ये जो नई ब्रांच बनाई गई है या नया डिपार्टमेंट बनाया गया, नया सब्जेक्ट बनाया गया है, एक्चुअल में क्या था कि पहले नहीं था ये, लेकिन हिस्ट्री में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, उसके थ्रू क्या हुआ कि फिर इसका डेवलपमेंट किया, इसकी ये जो फार्माकोविजिलेंस है इसको लाया गया है इसको। तो कुछ इसके इंसिडेंट्स ऐसे, एक पहला आपका इंसिडेंस है इसमें हिस्ट्री में, थैलिडोमाइड डिजास्टर। थैलिडोमाइड डिजास्टर में क्या था आपका, थैलिडोमाइड एक ड्रग थी, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए एंटी हिप्नोटिक और एंटी एमेटिक, हिप्नोटिक और एंटी एमेटिक, ठीक है। ये इस ड्रग को एज ए हिप्नोटिक और एंटी एमेटिक इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके लिए, स्पेशली सेफर किसके लिए बताया था, सेफर फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये ड्रग निकाली गई थी। लेकिन क्या हुआ, इस ड्रग को देने के बाद में क्या हुआ, जब बाद में ऑब्जर्व किया गया तो उसमें देखा गया कि अबाउट 10,000 चिल्ड्रन जो थे, जो जब बॉर्न हुए आफ्टर बर्थ में क्या था, उनमें फोकोमेलिया डिफेक्ट आ गया था, फोकोमेलिया, ठीक है। देखा गया जब ये इस ड्रग्स को जब एडमिनिस्टर किया प्रेग्नेंट वुमेन ने, तो देखा गया कि अबाउट 10,000 चिल्ड्रन ऐसे थे कि उनमें फोकोमेलिया एक डिफेक्ट पाया गया। फोकोमेलिया क्या होता है, इसमें लिम्स जो होते हैं आपके वो डिस्ट्रॉयड होते हैं, लिम्स डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है, ख़राब होते हैं उसमें। इसलिए क्या हुआ कि जब हिस्ट्री में इस तरह से हो रहा है तो फिर क्या किया गया कि पहले से ही फार्माकोविजिलेंस स्टडी करने लग गए कि भाई ऐसा नहीं कि पहले हम ड्रग को उतार दें, ड्रग देने लग जाए, बाद में इतनी सारी फिर प्रॉब्लम हो जाए उसमें, ठीक है। तो एक इंसिडेंट तो ये हो गया आपका। एक दूसरा इंसिडेंट और था आपका, एक थी आपकी सल्फानिलामाइड ट्रेजडी, ठीक है। ड्यू टू इम्प्रॉपर प्रिपरेशन, इसको क्या किया, इम्प्रॉपर इसकी प्रिपरेशन ढंग से नहीं की गई थी, तो क्या हुआ कि इसमें कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस डेवलप हो गई। तो उससे क्या हुआ था, इसने क्या किया था, मास पॉइजनिंग कॉज कर दी थी, मास पॉइजनिंग, ठीक है। तो हिस्ट्री के हम और भी सारे ऐसे इंसिडेंट्स, और भी ये तो कुछ एग्जांपल ही दिए हुए इसमें, और कई सारे इसमें हिस्ट्री में ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे। तो उससे क्या हुआ कि हिस्ट्री से लर्न करके, वहाँ से कि भी से ये चीज़ें हुई है, वहाँ से लर्न करके भी क्या हुआ कि एक फार्माकोविजिलेंस को डेवलप कराया गया। पहले से अलग कर लिया गया कि इस ड्रग से ये आपको डिफेक्ट हो सकता है या फिर ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकती है, तो इसके लिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स भी निकाल सकते हैं। देन कुछ एम्स हैं इसके, फार्माकोविजिलेंस के कुछ एम हैं पॉइंट्स में। पहला आपका है टू प्रमोट रेशनल एंड सेफ यूज़ ऑफ ड्रग। इसका एम क्या है, टू प्रमोट रेशनल एंड सेफ यूज़ ऑफ ड्रग, ठीक है। तो इसके कुछ अब मेन एम और गोल तो पढ़ लिया, लेकिन कुछ और इसके ऑब्जेक्टिव या कुछ और एम्स हैं इसके, वो क्या हो सकते हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है, टू प्रमोट रेशनल एंड सेफ यूज़ ऑफ ड्रग। जो ड्रग्स है उसका रेशनल यूज़ और सेफ यूज़ किया जाए, उसका कोई साइड इफेक्ट ना प्रोड्यूस किया जाए। दूसरा है इसमें टू प्रमोट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसके डेवलपमेंट से क्या है, इसको क्यों डेवलपमेंट किया गया है कि एजुकेशन को और, जिससे कि एजुकेशन को और प्रमोशन मिले और प्रमोट हो एजुकेशन, और क्लिनिकल ट्रेनिंग भी हो सके इसमें आपकी। असेसमेंट ऑफ बेनिफिट, हार्म, इफेक्टिवनेस एंड रिस्क ऑफ मेडिसिन, ठीक है। दूसरा क्या है इसका एम कि उसके जो भी आपके मेडिसिन से, जो भी ड्रग्स हैं, उसके बेनिफिट, हार्म और इफेक्टिवनेस, और या फिर जो रिस्क है उसका असेसमेंट प्रॉपर किया जा सके। टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, ऑब्वियस सी बात है भाई, इससे क्या होगा, पब्लिक की हेल्थ और सेफ्टी में इम्प्रूवमेंट होगा। टू पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी देन नेक्स्ट है आपका इसमें टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। एक पब्लिक हेल्थ भी हो गया, पेशेंट केयर एंड सेफ्टी। तो ये क्या हो गया, कुछ इसके और एम्स हो गए इसके कि फार्माकोविजिलेंस का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें क्या क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव इसके और हो सकते हैं, क्यों हम इसको डेवलप कर रहे हैं।
नेक्स्ट है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब इसमें क्या क्या जो फार्माकोविजिलेंस फॉलो कर रहे हैं उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो पहला है इसमें क्रिएट्स एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर्स फॉर कम्युनिकेशन, एक्सपीडिटेड एंड पीरियोडिक रिपोर्टिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है फॉर कम्युनिकेशन, एक्सपीडिटेड एंड पीरियोडिक रिपोर्टिंग करने के लिए क्या होना होता है कि जो कम्युनिकेशन है उसके लिए एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर बनाना होता है। देन नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट असेसमेंट। जो भी असेसमेंट कर रहे हैं वो भी आपका एप्रोप्रिएट होना चाहिए, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो आपका, ठीक है। द नेक्स्ट टाइमली कलेक्शन डाटा, रिकॉर्डिंग एंड नोटिफिकेशन। जो भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो आपका टाइमली होना चाहिए, या नोटिफिकेशन जो भी है आपका। तो ये इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। ये तो एम्स हो गए आपके, देन आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट है कि इसकी नीड क्या है। भाई ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसमें कि अब क्या होता है फार्माकोविजिलेंस जो कर रहे हैं हम, एडीआर जो कर रहे हैं, एडवर्स रिएक्शंस का जो असेसमेंट कर रहे हैं, तो वो डिटेक्शन कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्या नीड है इसकी। पहले इसकी ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न मीन्स भाई जो भी ह्यूमन से रिलेटेड है, पेशेंट की सेफ्टी के लिए है, ह्यूमन पब्लिक हेल्थ की सेफ्टी के लिए है। तो ये आपका मेन, क्योंकि ये फर्स्ट थिंग क्या है, ये ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है आपका। दूसरा आपका सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिसिन। जो भी आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं या जो भी आप ड्रग यूज़ कर रहे हैं, इट शुड बी सेफ़। वो आप उसको सेफली यूज़ करें, ठीक है, उसके लिए। देन एडीआर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती है बहुत एक्सपेंसिव होती है। कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो जाती है देन उसको ट्रीटमेंट करने के लिए आपको दिन फर्दर आपको और भी ड्रग्स लेनी होती है। तो ये क्या इट मीन्स, ये क्या है, ऑल ओवर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हमें इस ब्रांच का डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। देन प्रमोटिंग रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। जो भी मेडिसिन है उसका रेशनल यूज़ मीन्स प्रॉपर तरीके से यूज़ करना, उसको जो प्रॉपर उसका गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए उसको यूज़ करना। ये हो गया आपका रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। देन इंश्योरिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस। इससे क्या होता है, फार्माकोविजिलेंस से क्या हो गया है, पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है कि ये एक ब्रांच है ऑलरेडी, क्या है जो भी ड्रग आपके मार्केट में आई है उसका सर्विलेंस हो चुका है, डिटेक्शन हो चुका है उसका, और क्या है वो प्रॉपरली आपका उसे पता लगा लिया कि क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, और उसको बता भी दिया गया है कि ये ड्रग लेने से हमें ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकती है। तो उससे क्या है कि पब्लिक में उस पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए क्या है कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है कि वो आराम से उस ड्रग को ले सकता है। देन एथिकल कंसर्न एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, कुछ एथिकल कंसर्न भी होते हैं और उसको रिपोर्टिंग भी करनी होती है। तो ये क्या हो गई, इसकी बेसिक नीड्स हो गई। देन मेथड्स ऑफ फार्माकोविजिलेंस। मेथड्स आपके सिलेबस में है नहीं, वैसे अलग से मेथड्स नहीं पूछते, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको नाम तो पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें मेथड्स फॉलो कर सकते हैं। जब हम फार्माकोविजिलेंस को फॉलो करते हैं, ये मेथड हम अप्लाई करते हैं या जब हम पढ़ते हैं इन चीज़ों को, तो कौन कौन से मेथड के थ्रू इनको स्टडी किया जाता है इसमें। तो इसमें मेन इसमें 4 मेथड हैं आपके। एक है इसमें पैसिव सर्विलेंस, एक्टिव सर्विलेंस, कोहोर्ट इवेंट मॉनिटरिंग एंड टारगेटेड क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। थोड़ा से डिस्कस कर लेते हैं इसमें वन बाय वन। पैसिव सर्विलेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी रिपोर्ट्स हैं आपकी, जो भी आपके मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं आपके या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं आपकी, जो भी रिपोर्ट भेजते हैं उसकी एक पूरी केस स्टडी की जाती है। तो वो आपका किस में आता है, पैसिव सर्विलेंस में आता है। कि उसमें आपके पेशेंट भी भेज सकते हैं या आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हो सकते हैं, जो भी आपकी रिपोर्ट भेजेंगे उसकी स्टडी की जाएगी, उसकी सर्विलेंस किया जाएगा। देन दूसरा आपका इसमें एक्टिव सर्विलेंस। ये क्या है, एक प्री प्लान प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें तो क्या होता है कि भाई जब आपके पास पैसिव में क्या होता है, जैसे ही आपके पास में रिपोर्ट आएगी, कोई भी आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं या फिर पेशेंट हैं, उनसे रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में आप उसकी केस स्टडी करेंगे। लेकिन ये क्या होता है, एक्टिव सर्विलेंस क्या होता है कि ये प्री स्टडी होती, प्री मॉनिटरिंग होता है, पहले से ही उस ड्रग की मॉनिटरिंग की जाती है, पहले से ही उस ड्रग की केस स्टडी की जाती है फार्माकोविजिलेंस के लिए, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट होता है इसमें कोहर्ट इवेंट मॉनिटरिंग। इसमें क्या होता है आपका, इसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल ले लेते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप बना लेते हैं ग्रुप पर्सनस का कुछ केस स्टडी के लिए। तो उन पे क्या करते हैं, दे आर एक्सपोज टू द ड्रग, उस जिस पर्टिकुलर ड्रग का हमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखना है, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल ले लेते हैं, उस पर हम ट्रीट करके देखते हैं इसमें, ठीक है। देन टारगेटेड क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है, टारगेटेड मीन्स ये सिर्फ उनके लिए टारगेटेड की कुछ, सपोज किसी पर्सन को कुछ पर्टिकुलर ऐसी डिजीज़ हो या प्रेग्नेंट वुमेन या ये उन पेशेंट पे जो जिनका कुछ टारगेट किया गया हो कि पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसमें आपका टारगेटेड क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में आपका आता है ये, ठीक है। पैसिव सर्विलेंस, एक्टिव सर्विलेंस, कोहॉर्ट इवेंट मॉनिटरिंग और टारगेटेड क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, ये आपके कुछ मेथड्स हैं फार्माकोविजिलेंस के। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें इम्पोर्टेंस।
अब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी फार्माकोविजिलेंस की, हम और भी पढ़ चुके हैं, सब आपका लगभग सिमिलर ही है कि इसकी नीड क्या है, इसकी एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसे आपका इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस में पहले तो सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट, क्या होता क्या है कि कोई भी अगर मेडिसिन आपकी मार्केट में आ रही है तो जो भी आपके पेशेंट है, जो भी पर्सन है उसको जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं उनको नहीं पता होता, दे आर नॉट अवेयर कि उसमें क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकती है। दे जस्ट इनटेक द ड्रग, वो उसको इनटेक कर रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है उसको फॉलो करते हुए उस ड्रग को ले रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि आगे उसमें क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकती है। तो उस प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या इसमें नेक्स्ट है आपका डिफरेंट ब्रांड्स में डिफर। अब इसमें क्या है, कई सारे जो भी ड्रग है आपकी उसके कई सारे ब्रांड्स उसके होते हैं, कई सारी कंपनीज उस ड्रग को बना रही है। अब हो सकता है कि एक कंपनी से उसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रही है, एक से नहीं आ रही हो, तो वो भी डिफर करता है, उसको भी उसकी स्टडी करने के लिए भी हमें इस फार्माकोविजिलेंस के जो मेथड्स है उसको फॉलो करना होता है। देन दूसरा, रिएक्ट टू द ऑलरेडी टेकन मेडिसिन। क्या होता है इसमें, क्या होता है कि जो एक बार कोई कोई ड्रग अगर मार्केट में आ गई है, पेशेंट ने ले ली है, तो हो सकता है कि वो ऑलरेडी कुछ और ड्रग ले रहा हो, पहले से कुछ और ड्रग ले रहा हो, फिर उसने जो पर्टिकुलर ड्रग जो ली है उस ड्रग में और जो पहले से ऑलरेडी टेकन मेडिसिन उसमें आपस में हो सकता है ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकता है। तो ये भी इसमें एक केस हो सकता है कि ड्रग इंटरेक्शन, तो इसका भी आपका पता होना चाहिए कि हम क्या ड्रग ले रहे हैं, उसके साथ में हमने सपोज ये ड्रग ले रहे हैं तो हमें ये ड्रग उसके साथ में नहीं लेनी है। देन ADR ऑफ ट्रेडिशनल एंड हर्बल मेडिसिन। अब एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ जो ट्रेडिशनल और हर्बल मेडिसिन है उनका भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन पता लगाना बहुत ज़रूरी है, उनका भी असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। ADR अकर्स ओनली इन द कंट्रीज सिटीजन। क्या होता है, समटाइम्स व्हाट हैपन कि जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है वो आपकी एक कंट्री के सिटीजन में ही होती है। हो सकता है कि वो जब ये आपकी जो ड्रग है वो दूसरी कंट्री के सिटीजन को दिए जाए तो हो सकता है वहाँ पर एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं हो। तो इट डिपेंड्स ऑन द इम्यूनिटी और रेस पे भी डिपेंड करता है कि इस कंट्री में अगर ये ड्रग दी जा रही है इन सिटीजन्स को तो वो उसको आराम से उसको ले रहे हैं और उसको आराम से इफेक्ट भी शो हो रहा है, लेकिन दूसरी कंट्री के अगर सिटीजन्स ले रहे हैं तो वहाँ पर वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो कर रहा है। तो ये भी इसमें मॉनिटर करना होता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव्स पेशेंट केयर एंड सेफ्टी। ये तो आपका है ही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये आपके पेशेंट केयर और सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ, इसमें पब्लिक हेल्थ भी आ जाएगा आपका, इसमें पब्लिक हेल्थ सेफ्टी, ठीक है, ये भी इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। और इसमें इसका इंपॉर्टेंस क्या है, टू प्रिवेंट द अननेसेसरी सफरिंग, टू प्रिवेंट द अननेसेसरी सफरिंग ऑल्सो, ठीक है। सफरिंग है आपकी, अगर अननेसेसरी सफरिंग, सपोज एडवर्स रिएक्शंस क्या होती हैं आपकी, एक तरह से अननेसेसरी जो हमें नहीं सफरिंग चाहिए वो भी सफरिंग हो रही है, और लॉस ऑफ, इसमें समटाइम्स लॉस ऑफ फाइनेंस, ठीक है। इससे क्या होता है कि भाई फाइनेंस लॉस भी होता है, तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसमें अब कुछ ड्रग रेगुलेटरी कमिटीज़ हैं, उन्होंने कई सारे प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं, तो उन प्रोग्राम्स भी क्या कर रहे हैं, इसी में ही आपके और फॉलो इसको और इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ फील्ड्स हैं, द रिलेटेड फील्ड्स, फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड कुछ और फील्ड्स हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। द रिलेटेड फील्ड्स विद द फार्माकोविजिलेंस, जो इसको और प्रमोट कर रहे हैं वो क्या क्या है आपके इसमें, और इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनिंग ऑफ फार्माकोविजिलेंस, ठीक है। फार्माकोविजिलेंस की फंक्शनिंग क्या होती है, मेन इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग क्या है, तो उसमें देखें तो हम द नेशनल सेंटर्स इन कोलैबोरेशन विद द UMC हैव अचीव्ड अ ग्रेट डील इन। UMC क्या होता है हमारा, उपसला मॉनिटरिंग सेंटर, एक उपसला मॉनिटरिंग सेंटर होता है आपका स्वीडन में। तो ये जो आपके यहाँ पर क्या एक नेशनल सेंटर होता है, जो नेशनल सेंटर्स होते हैं फार्माकोविजिलेंस, वो क्या करते हैं इन कोलैबोरेशन विद द UMC, उपसला मॉनिटरिंग सेंटर के साथ में क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं और क्या करते हैं, एक ग्रेट डील अचीव करते हैं। किन किन उसमें क्षेत्र में वो अपनी जो डील है वो अचीव करते हैं। पहला आपका इसमें कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग केस रिपोर्ट्स ऑफ ADRs। ये क्या होता है, ADRs क्या होते हैं आपके एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट्स। तो क्या करते हैं इसमें, जो फर्स्ट इनका इंपॉर्टेंट जो काम है वो क्या है कि जो आपकी ADRs हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, जो अलग अलग ड्रग से होने वाली जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, उनकी क्या करते हैं ये, उनकी जो केस रिपोर्ट्स होती हैं, उनके बारे में जो रिपोर्ट्स आती हैं कि किस ड्रग से हमारा क्या क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ है, तो उनकी रिपोर्ट को क्या करते हैं ये कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं,
ठीक है, कि पहले तो कलेक्शन में क्या हो गया कि सारी रिपोर्ट्स को कलेक्ट करना कि किन किन ड्रग से क्या क्या आपकी एडीआर्स हुए, फिर उनको एनालाइज करना कि किस वजह से हो रही हैं और उनका क्या हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट है आपका डिस्टिंग्विशिंग सिग्नल्स फ्रॉम बैकग्राउंड नॉइज। ठीक है, अब सिग्नल्स जो होते हैं उनको अचीव करना, बैकग्राउंड में जो बैकग्राउंड नॉइज जो होती है आपकी, जो भी आपके यहाँ भी आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ पर, तो उनके सिग्नल्स को रिसीव करना। मेकिंग रेगुलेटरी डिसीजंस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड सिग्नल। ठीक है, फिर उनके लिए क्या करना है, रेगुलेटरी डिसीजंस बनाने हैं उनको। Then altering prescribers, manufacturers and the public to new risk of adverse structures। ठीक है, फिर क्या बताना है उनको, जो प्रेस्क्राइबर्स है उनको क्या करना है, ऑल्टरनेटिंग आपको उसमें और दूसरे जो मेथड्स होते हैं वो बताने हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको बताना है, पब्लिक को बताना है आपको कि एडवर्स ड्रग जो एडवर्स स्ट्रक्चर्स हैं उनसे क्या क्या रिस्क और हो सकता है। ठीक है, कलेक्टिंग स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट्स ऑफ सस्पेक्टेड एरिया। ठीक है, जो अब ये तो हो गया अभी क्या कि किससे एडीआर्स, आपको सस्पेक्टेड भी होंगे, आपके कुछ सस्पेक्टेड ड्रग्स ऐसी होंगी इनको जिनसे हमें पता लग सके क्या क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकती है, तो उनका भी क्या करना है, स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट उनकी कलेक्ट करना होता है। नाउ रोल ऑफ हॉस्पिटल्स एंड अकेडमिया। ठीक है, ये जो फार्माकोविजिलेंस की जो फंक्शनिंग है उसमें हॉस्पिटल्स का और अकेडमिक्स का क्या रोल होता है। तो हॉस्पिटल्स की हम रोल की बात करें तो हॉस्पिटल के रोल्स में क्या होता है, हॉस्पिटल्स में उनके एक पर्टिकुलर सेंटर्स बनाए जाते हैं, फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स बनाए जाते हैं, तो वहाँ से काफ़ी उनको हेल्प मिलती है। जो भी फार्माकोविजिलेंस के जो भी आपके वर्कर्स होते हैं तो उन सेंटर पे जाके जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर वो दे सकते हैं और वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उसको कलेक्ट कर सकते हैं। और अकेडमिया का भी आपका यही सेम रोल है। अकेडमिक्स में भी क्या होता है कि ऑलरेडी पहले से अवेयर किया जाता है, बताया जाता है अकेडमिक्स में कि फार्माकोविजिलेंस होता क्या है, इसमें इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और इसमें क्या क्या किया जाता है, किन किन इसमें पर्सनस का रोल होता है। तो इस तरह से आपका हॉस्पिटल्स और अकेडमिक्स का भी इसमें रोल होता है। इसमें आपका रोल ऑफ द इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री का क्या रोल होता है इसमें। ठीक है, आजकल क्या है कि कई सारी जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मेडिकल डिवाइसेस की, जो मेडिसिन की, तो उन्होंने क्या किया, रिसेंट एडवांसेस डेवलप कर लिए हैं। किस लिए रिसेंट एडवांसेस डेवलप किए गए हैं कि जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेफ़र ड्रग ला सकें, सेफ़र और सही ड्रग अपनी यूज़ कर सकें। तो इस तरह से इसमें इंडस्ट्री का भी रोल होता है। नाउ रिपोर्ट ऑफ एडीआर्स। ठीक है, अब जो एडीआर से आपके एडवर्स ड्रग रिएक्शन से उनकी रिपोर्ट किस तरह से दी जाती है, तो लोकल केस रिपोर्ट फॉर्म्स होते हैं आपके, उन पे क्या होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं आपके। जो भी आपकी रिपोर्ट दी जाती है एडीआर्स की, मेन फार्माकोविजिलेंस में क्या होता है, अभी किसका इसमें विजिलेंस हो रहा है, जो आपके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में हमें पता करना है, उनकी रिपोर्ट हमें पूरी बनानी है, उसकी फिर हमें प्रिवेंशंस ढूंढने हैं। तो जो इसकी जो रिपोर्ट होती है इसकी एडीआर्स की, वो क्या होती है, एक लोकल केस रिपोर्ट फॉर्म, उसके फॉर्म में क्या करते हैं, दी जाती है। इसमें आपके 4 सेक्शंस होते हैं। इस तरह से आपका पेशेंट इन्फॉर्मेशन होता है एक सेक्शन, आपका दूसरा सेक्शन होता है आपका एडवर्स इवेंट और प्रोडक्ट प्रॉब्लम, थर्ड है आपका सस्पेक्टेड मेडिकेशंस और रिपोर्टर। ठीक है, और इसमें नाम से पता लग रहा है, पहला आपका जैसे कि पेशेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें क्या होगा, सारी इसमें पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आएगी। इसमें क्या क्या हो सकता है पेशेंट की इन्फॉर्मेशन में, इसमें पेशेंट आइडेंटिफायर जिसने पता किया है, एज, ठीक है, उस पेशेंट की एज क्या है, जेंडर क्या है उसका, ठीक है, वेट क्या है। ठीक है, तो अगर हम पेशेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें कि किस पेशेंट को भी जो भी आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो भी आपका रिपोर्ट किया गया वो किस पेशेंट को किया गया है, तो उस पेशेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें, पेशेंट आइडेंटिफायर की, जो पेशेंट है कौन सा है, उसमें किस तरह का आइडेंटिफिकेशन हुआ है, उसमें उस पेशेंट की एज क्या है, उसकी जेंडर क्या है, उसका वेट क्या है। तो ये तो हो गया आपका पेशेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन। दूसरा आपका इसमें है एडवर्स इवेंट और प्रोडक्ट प्रॉब्लम। ठीक है, जिस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसमें कौन सा आपका एडवर्स इवेंट हुआ है वो बताना है इसमें। तो इसमें क्या होगा आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट। ठीक है, पहली चीज़ इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट और प्रॉब्लम। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम अराइज हुई है या जो भी इवेंट अराइज हुआ है उस ड्रग की वजह से वो क्या है। दूसरा इसमें डेट ऑफ इवेंट, कि वो जो आपकी जो प्रॉब्लम अराइज हुई है वो किस डेट में हुई है, डेट ऑफ इवेंट। देन डेट ऑफ रिपोर्ट, अब कब अराइज हुई और कब आपने इसको रिपोर्ट किया है, तो डेट ऑफ रिपोर्ट। देन रिलीवेंट टेस्ट, इसके लिए हमने टेस्ट कौन कौन से लगाए थे, रिलीवेंट टेस्ट और आउटकम्स। ठीक है, उन टेस्ट को लगाने के बाद में क्या क्या आउटकम्स आए थे, तो इसमें कौन सा इवेंट हुआ है, जो भी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम हुई है तो जो उसके इवेंट हुआ है, जो प्रॉब्लम हुई है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। दूसरा कि उसकी डेट कब हुआ है वो और कब इसको रिपोर्ट किया है और हमने कौन कौन से रिलीवेंट टेस्ट लगाए, उससे फिर आउटकम क्या आया है इसमें। तो ये आपका दूसरे वाले में आ गया एडवर्स इवेंट और प्रोडक्ट प्रॉब्लम। थर्ड है आपका इसमें सस्पेक्टेड मेडिकेशंस।
ठीक है। अब सस्पेक्टेड मेडिकेशन की आपने जो भी मेडिकेशन को आप जो सस्पेक्टेड है, जिससे आपको लग रहा है कि इस मेडिसिन से ये प्रॉब्लम हुई है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसमें, उसका नेम, ठीक है, उसकी डोज, फ्रीक्वेंसी, थेरेपी डेट, कब किस डेट पे उसकी थेरेपी दी गई है, थेरेपी डेट, डायग्नोसिस, देखना है इवेंट आफ्टर स्टॉप, उस ड्रग को स्टॉप करने के बाद में क्या इवेंट हुआ है, इवेंट आफ्टर स्टॉप, बैच नंबर, उसका बैच नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में जो सस्पेक्टेड मेडिकेशन से जिस मेडिकेशन के हमें जिस मेडिकेशन के बारे में हमें लग रहा है कि इससे ये प्रॉब्लम एराइज हुई है, तो उसके बारे में क्या क्या होना चाहिए, आपका उसका नेम होना चाहिए, डोज, उसकी फ्रिक्वेंसी, कितनी बार दी है, कितनी डोज दी है, और थेरेपी डेट, किस डेट को वो थेरेपी हमने दी है, डायग्नोसिस, उसका पेशेंट, उसका ये इवेंट, उसको स्टॉप करने के बाद क्या इवेंट एराइज हुआ है कि नहीं, उसका बैच नंबर क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो पूरी सारी इन्फॉर्मेशन उस सस्पेक्टेड मेडिकेशन के बारे में होनी चाहिए। अब रिपोर्टर, ठीक है, रिपोर्टर, अब जिसने भी रिपोर्ट किया है उसके बारे में, उसका नेम, उसका ऑक्यूपेशन, ठीक है, और उसका फ़ोन नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम क्या करेंगे, जो आपकी एडीआर रिपोर्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकल केस रिपोर्ट फॉर्म्स जो होते हैं, इसको फिल करके ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। फिर उससे हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें आगे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हुई है, ठीक है। अब एक ओवरव्यू देख लें हम इसका। तो एक ओवरव्यू है जो हमने पढ़ा है अभी तक, ओवरव्यू और फार्माकोविजिलेंस। तो इसमें क्या है भाई, अगर हम स्कोप देखें फार्माकोविजिलेंस के, हम स्कोप देखें तो क्या क्या हो सकते हैं, हम पूरा पढ़ लिया। अब क्या क्या है इसमें, एडीआर हो गया आपका एक, तो पहला इसमें एडीआर क्या होता है, एडीआर स्टैंड्स फॉर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ठीक है। जो भी हम ड्रग ले रहे हैं, जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसकी हमारी बॉडी पर क्या एडवर्स रिएक्शन हो रहा है। एक तो होता है आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, कि जो भी हमारा डिजायर्ड होता है कि हम जो भी मेडिसिन ले रहे हैं तो हमें उसकी क्या डिजायर्ड है, क्या नीड है, हमें किस चीज़ को क्योर करने के लिए लेना है। जो डिजायरेबल इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बोलते हैं या फार्माकोलॉजिकल रिएक्शंस बोलते हैं। और एडीआर क्या होता है आपका, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस अदर देन द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आ रहा है उसके अलावा अगर कोई ऐसी रिएक्शंस हो रही है बॉडी में उस मेडिसिन की वजह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ठीक है। तो इसके बारे में पता करना, ये भी आपका एक स्कोप में आता है फार्माकोविजिलेंस। हम इसमें एडीआर के बारे में पता कर रहे हैं सारी मेडिसिन का। दूसरा इसमें आपका होता है इंटरेक्शन ऑफ मेडिसिन। अब हम क्या करते हैं, जरूरी तो नहीं हम एक ही मेडिसिन ले रहे, कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, इनको कई सारी प्रॉब्लम होती है, समटाइम्स दे आर इंटरलिंक्ड, समटाइम्स दे आर नॉट इंटरलिंक्ड। तो क्या होता है कि उन मेडिसिन को देने में क्या होगा कि उन मेडिसिन में आपस में इंटरेक्शन हो जाएगी, जो भी मेडिसिन उनके आपस में इंटरेक्शन हो जाएगी। तो वो उसको भी देखने के लिए हम फार्माकोविजिलेंस हमारा एक बड़ा एक पूरा एक एरिया है, यहाँ पर हम उनकी इंटरेक्शंस भी देखते हैं। दूसरा मेडिकेशन एरर, जो भी हम मेडिकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं पेशेंट को, तो उसमें कोई एरर तो नहीं हो रही है, इसके बारे में पता करना हो तो फार्माकोविजिलेंस है। ये भी सारे आपके फार्माकोविजिलेंस में आते हैं। मतलब ये है कि जो फार्माकोविजिलेंस है हमें उसमें क्या क्या करना होता है। तो मेडिकेशन एरर की, हम जो भी मेडिसिन दवाइयाँ दे रहे हैं पेशेंट को, तो उसके ड्यूरेशन में कोई एरर तो नहीं हो रही है, तो वो मेडिकेशन एरर में आ जाएगा। अब सबस्टैंडर्ड मेडिसिन, अब इसके जो हमने पता लगा लिया, अब क्या करते हैं, कुछ सबस्टैंडर्ड मेडिसिन होती हैं, उनके बारे में पढ़ना हमें पूरा, कि हम क्या क्या सबस्टैंडर्ड मेडिसिन इसमें दे सकते हैं। एब्यूज मिसयूज ऑफ मेडिसिन, कोई जो भी मेडिसिन लेने उसका कोई एब्यूज तो नहीं हो रहा है या फिर उसका कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है, उसके बारे में, उस मेडिसिन के जो भी है आपका, उसको भी हम फार्माकोविजिलेंस में पढ़ते हैं। और लैक ऑफ इफिकेसी, कि कोई ड्रग, जो भी हम मेडिसिन है, जो भी ड्रग है, उसकी इफिकेसी तो कम नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके स्कोप ऑफ फार्माकोविजिलेंस, या फिर हम ओवरव्यू देख लें कि फार्माकोविजिलेंस में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, या फिर जो भी फार्माकोविजिलेंस का जो फील्ड होगा उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, या क्या क्या इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इसमें। तो एडीआर, इंटरेक्शन ऑफ मेडिसिन, मेडिकेशन एरर, इसमें सबस्टैंडर्ड मेडिसिन, एब्यूज मिसयूज ऑफ मेडिसिन, और आपका लैक ऑफ एफिकेसी, ये देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्पस ऑफ फार्माकोविजिलेंस, ठीक है। पर्पस वही हो गया आपका जो स्कोप है, हम वही फार्माकोविजिलेंस जो हम ये जो पूरी ब्रांच है आपकी, अलग से सब्जेक्ट है आपका, अलग से टॉपिक है, तो इसका पर्पस क्या होता है मेन, तो मेन क्या है इसका, कि इसमें कौन कौन से आपके एक्चुअल में प्रोडक्ट्स कवर होते हैं, किस किस के लिए ये जो फार्माकोविजिलेंस है वो किस किस के लिए यूज़फुल है। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स कवर्ड हो रहे हैं वो किस किस के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एलोपैथिक के लिए कवर्ड हो गया, बहुत सारे इसमें आपके प्रोडक्ट्स कवर होते हैं। तो ये आपका हर्बल्स के लिए भी यूज़ होता है, हर्बल्स जो होते हैं आपकी हर्बल ड्रग्स होती हैं, हर्बल मेडिसिन, जो भी आपके प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिए भी होता है आपका फार्माकोविजिलेंस, कि भाई जो भी आपका एडवर्स इफेक्ट है, जरूरी नहीं कि केमिकल से हो, वो आपके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, हर्बल से भी हो सकते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट से भी हमारी बॉडी में एडवर्स रिएक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए आपका ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए, जो भी ब्लड प्रोडक्ट्स हैं आपके, वैक्सीन्स के लिए,
मेडिकल डिवाइसेस के लिए और आपके ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के लिए। तो ये सारी जो आपके हैं, ये इसमें आपके इतने सारे ये प्रोडक्ट जो आपके फार्माकोविजिलेंस में कवर होते हैं, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट कवर नहीं करेंगे, इसमें ये सारे प्रोडक्ट्स आपके कवर होंगे फार्माकोविजिलेंस। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम पर्पस देखें इसका फार्माकोविजिलेंस का, तो क्या होता है भाई, एक तो ये हो गया भाई ये सारे इसमें सारे प्रोडक्ट्स कवर हो रहे हैं, इनके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कोई इसमें एडवर्स रिएक्शन तो नहीं है, सेफ है या नहीं है, हमें कितनी डोज इसकी दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें पता लगेंगी। दूसरा आपको और क्या हो सकता है इसमें, सेफ्टी, भाई सेफ्टी के बारे में है इसमें। ठीक है, सेफ्टी किस रिलेशन में, कि भाई मेडिसिन का जो यूज़ कर रहे हैं, यूज़ ऑफ मेडिसिन के फॉर्म में। ठीक है, जो सेफ्टी है वो इसमें आ जाएगा आपका। ठीक है, और इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, भाई सेफ्टी का ध्यान रखेंगे तो क्या होगा इसमें, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ को भी क्या कर रहे हैं इसमें, इम्प्रूव कर रहे हैं। दूसरा इसमें प्रोमोट अंडरस्टैंडिंग, प्रोमोट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको भी इसमें इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी आपकी, पर्पस ऑफ फार्माकोविजिलेंस में आ जाएगी। अब इसमें कुछ आपके इसमें हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं, कुछ ईयर से और कुछ डेवलपमेंट्स है कि फार्माकोविजिलेंस के उसमें हमने क्या क्या डेवलपमेंट किए हुए, इस फील्ड में हमने क्या क्या डेवलपमेंट किए, किस ईयर में क्या क्या डेवलपमेंट किए है। तो हम 1947 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें इस ईयर में क्या था, वेरी फर्स्ट नोन क्लिनिकल ट्रायल बाय द जेम्स लिंड। ठीक है, जेम्स लिंड साइंटिस्ट, उन्होंने सबसे पहला जो क्लिनिकल ट्रायल किया था वो कब किया था इसमें, 1747 में। ठीक है, अब 1937 की बात करें इसमें, तो डेथ ऑफ 100 चिल्ड्रन ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ सल्फर, ये मैंने बताया भी था इसमें हिस्ट्री में कि जब इसकी जो फार्माकोविजिलेंस की हिस्ट्री में हम देखा जाए तो क्या हुआ था, कुछ जो आपके डेथ हुई थी टॉक्सिसिटी की वजह से, उससे पता लगा कि हाँ भाई कि ड्रग को मेडिसिन की वजह से सिर्फ इफेक्ट नहीं, इसका टॉक्सिक इफेक्ट भी हो सकता है। तो क्या हुआ था इसमें, 100 चिल्ड्रन की डेथ हुई थी ड्यू टू सल्फानिलामाइड ड्रग से। 1950 में क्या था, एप्लास्टिक एनीमिया रिपोर्टेड ड्यू टू क्लोरामफेनिकोल टॉक्सिसिटी। क्लोरामफेनिकोल ड्रग है आपकी, सल्फानिलामाइड भी आपकी एंटीबायोटिक ड्रग होती है। तो इससे क्या हुआ था, आपका डेथ हुई थी 100 चिल्ड्रन की, इससे एप्लास्टिक एनीमिया देखा गया था आपका। देन 1961 में देखा था वर्ल्ड वाइड ट्रेजेडी ड्यू टू थैलिडोमाइड टॉक्सिसिटी। ठीक है, क्या देखा गया था, थैलिडोमाइड ड्रग थी, उससे भी आपकी वर्ल्ड वाइड ट्रेजेडी देखी गई थी इसमें, तभी जाके आपका ये फार्माकोविजिलेंस का डेवलपमेंट हुआ। 1963 में देखा गया था 16th वर्ल्ड हेल्थ कांग्रीगेशन किया गया था इसमें फार्माकोविजिलेंस को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए। देन 1968 में WHO रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग ऑन पायलट स्केल। तो 1968 में क्या किया, जैसे जैसे भी आगे आपका देखते गए इसमें कि भाई ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है, तो इसमें और एडवांसमेंट किया जाए, इस ब्रांच को और ज़्यादा इसको इम्प्रूव किया और ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस दी गई। ठीक है, तो WHO रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग ऑन पायलट स्केल पे। देन 1996 में क्या था, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स लेवल क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया। ठीक है, ग्लोबल स्टैंडर्ड लेवल पे क्या किया था, क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए थे इंडिया में। 1997 में क्या किया गया था, इंडिया अटैच्ड विद WHO एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग प्रोग्राम। क्या हुआ था, जो इंडिया है वो WHO से अटैच हो गया था, किसके लिए, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग प्रोग्राम चलाने के लिए। ठीक है, देन 1998 इनिशिएशन ऑफ फार्माकोविजिलेंस इन इंडिया, इंडिया में फार्माकोविजिलेंस का इनिशिएशन हुआ था। ठीक है, 2002 में 67th नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। ठीक है, 67th नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर खोला गया था, एस्टेब्लिश्ड किया गया था, कहाँ पर, इंडिया में। 2004-05 में इंडिया लॉन्च नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम, एक नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम चलाया गया था। 2005 में अकम्पलिशमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया। ठीक है, स्ट्रक्चरल क्लिनिकल ट्रायल्स इसमें इसका अकम्पलिशमेंट किया गया था। 2009-10 में क्या किया था, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम आपका स्टार्टेड किया था। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड कुछ आपके इसमें डेवलपमेंट है कि फार्माकोविजिलेंस जो आपका है पूरा एक जो ब्रांच है आपकी, एक तरह से हम बोल सकते हैं एक ब्रांच है आपकी जो फार्मेसी आपको उसकी एक ब्रांच है, एक सब्जेक्ट है आपका और एक टॉपिक है आपका, एक चैप्टर है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम मेडिकेशंस हम ले रहे हैं तो उसमें क्या हो सकता है, मेडिकेशंस के साथ में क्या होगा आपका, भाई जरूरी नहीं कि हमको हमारे डिजायर्ड इफेक्ट ही मिले, अदर देन डिजायर्ड इफेक्ट भी होते हैं मेडिसिन में, तो वो हमें किस में पढ़ना है, आपका फार्माकोविजिलेंस भी हमें इसमें पढ़ना है। तो ये सारा आपका फार्माकोविजिलेंस के बारे में था। तो आपका ये फार्माकोविजिलेंस का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है।
सारी चीज़ें इसमें हमने कवर करी है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी यूज़ क्या है और इसका मेथड क्या है। तो आपको हॉस्पिटल फार्मेसी में हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल फार्मेसी में भी भाई अलग से एक सेंटर होता है फार्माकोविजिलेंस का। भाई यहाँ पे मेडिसिन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, तो हमको एडवर्स रिएक्शंस के बारे में भी इसमें पता होना चाहिए। तो आजकल क्या है कि भाई हॉस्पिटल में अलग से एक इसमें सेंटर खोले गए हैं फार्माकोविजिलेंस के, उससे हमें क्या होता है सब पता रहता है, सब इसमें वहाँ पर पूरी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जो भी ड्रग्स नई आ रही है या जो भी नई अगर लॉन्च हुई उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है कि इसके क्या एडवर्स इफेक्ट हैं और इसके हम क्या क्या इसमें प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका फार्माकोविजिलेंस का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।